हेलो एवरीवन, ये हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप प्रीवियस वाले पार्ट्स देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, फ्रॉम अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग विच आर द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स का प्रिंसिपल कौन कौन से फॉलो करते हैं। ठीक है, देखिए 1 मिनट। यस, फर्स्ट ऑप्शन है होल ऑफ द डीड should be read together considering it in a full unit, and the intention of the maker of the deed should be gathered from the ordinary and natural meaning of its provision। ये क्या कह रहे हैं कि जो संपूर्ण जो डीड है वो एक बार में एक ही यूनिट के रूप में पढ़ी जानी चाहिए, और जो इंटेंशन है मेकर का उसको ऑर्डिनरीली और उसका नेचुरल मीनिंग लिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सेकंड देखिए, इन केस ऑफ देयर बीइंग एन एम्बिग्यूटी, इनकन्सिस्टेंसी और डबल मीनिंग इन द डीड। अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी, एम्बिग्यूटी और डबल मीनिंग है तो इट्स वन मीनिंग मेक्स इट इफेक्टिव एंड इट्स अदर मीनिंग मेक्स इट वॉइड और इनइफेक्टिव, देन द फॉर्मर मीनिंग शुड बी एक्सेप्टेड। एक मीनिंग इसका इफेक्टिव बनाता है इसको, ठीक है, और दूसरा इसको वॉइड और इनइफेक्टिव बनाता है, तो आपको फॉर्मर वाला मीनिंग लेना है जो कि इसको इफेक्टिव बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड बी नोन फ्रॉम द पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द डीड। ट्रांजेक्शन का जो नेचर है वो पिथ एंड सब्सटेंस से जाना जाना चाहिए इसको। ठीक है, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड बी नोन फ्रॉम द पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द डीड, एंड फॉर मेकिंग इट्स मीनिंग क्लियर द एक्ट्स डन अंडर द डीड बी कंसिडर्ड टू बी इट्स हेल्पर्स। इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए मेकिंग द मीनिंग क्लियर एक्ट्स डन अंडर द डीड बी कंसिडर्स टू बी इट्स हेल्पर्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा 4th। ये सारे ही ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, रिगार्डिंग द मेथड ऑफ इंटरप्रिटिंग द एंशियंट डॉक्यूमेंट्स या ओल्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गलत स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए फर्स्ट है, फॉर नोइंग द मीनिंग ऑफ देयर वर्ड्स दे शुड बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। उन शब्दों का जो कंटेम्प्रेरी मीनिंग है उसको लेके उसके अनुसार उसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। सेकंड है, फॉर इंटरप्रेटिंग देयर वर्ड्स दे शुड बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डे मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। रॉन्ग, यही रॉन्ग है। क्यों कि एंशियंट डॉक्यूमेंट है तो हम उसको जब इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसी हिसाब के, उसी टाइम के हिसाब से जो सेंस लगना चाहिए, जिस सेंस में उस बात को कहा गया है उसी सेंस को लगाएंगे, तो कंटेम्प्रेरी मीनिंग लिया जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए, फॉर सच डीड्स इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट आफ्टर मेकिंग सच डीड्स नो चेंज कैन बी मेड इन देम। यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि इस डीड को बनाने के बाद कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए इट इज़ प्रिज्यूम्ड, यह प्रिज्यूम्ड किया जाता है आफ्टर मेकिंग सच डीड्स नो चेंज कैन बी मेड इन देम। ठीक है, फोर्थ है, होल ऑफ सच डीड्स शुड बी रेड टुगेदर कंसिडरिंग इट इन ए फुल यूनिट। ये भी सही है, तो हमारा कौन सा था, सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, अबाउट द रेलिवेंसी and limitations of the foreign judgments in the sphere of interpretation from amongst the following statements which statement is correct। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अबाउट जब हम फॉरेन जजमेंट की रेलिवेंसी और लिमिटेशंस को जब हम देखें इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में, देखिए इफ़ द फॉरेन जजमेंट इज नॉट अगेंस्ट द प्रेजेंट लॉ ऑफ इंडिया देन इट्स हेल्प मे बी टेकन इन द इंटरप्रिटेशन इन इंडिया। ये क्या कह रहे हैं, यदि फॉरेन जजमेंट अगेंस्ट में नहीं है, इंडिया के प्रेजेंट लॉ के अगेंस्ट नहीं है, तो इसकी हेल्प ली जा सकती है इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कहता है, हेल्प ऑफ एनी सच फॉरेन जजमेंट मे बी टेकन हुज लीगल मैनेजमेंट एंड जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन आर सिमिलर टू इंडिया। ऐसे किसी फॉरेन जजमेंट की हेल्प ली जा सकती है जिसका कि लीगल मैनेजमेंट और जो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया के सिमिलर है। ठीक है, तो हमारे दोनों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2 आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, वाइल प्रोवाइडिंग द मिस्चीफ रूल इन इंग्लैंड इन द ईयर 1584 इन हिडन्स केस।
it was concluded and laid down that ordinarily for interpreting the statutes the following aspects should be taken into consideration. ये क्या कह रहे हैं देखिए कि जबकि मिस्चीफ रूल दिया गया इंग्लैंड में 1584 में हिडन्स के केस में, तो क्या कंक्लूड किया गया कि ऑर्डनरीली जब स्टेट्यूट्स को इंटरप्रेट किया जाता है तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है. फर्स्ट है बिफोर इनेक्टमेंट ऑफ स्टेट्यूट व्हाट वाज द जनरल लॉ, कि इस स्टेट्यूट के इनेक्टमेंट से पहले जनरल लॉ क्या था. नेक्स्ट देखिए व्हाट वाज दैट मिसचीफ और डिफेक्ट, मतलब स्टेट्यूट के आने से पहले क्या था जनरल लॉ, उसमें क्या मिसचीफ था और क्या डिफेक्ट था. ठीक है. फॉर विच देयर वाज नो प्रोविजन इन द जनरल लॉ, क्या ऐसी मिसचीफ रही होगी, क्या डिफेक्ट था जिसको कि उस जनरल लॉ में जिसका प्रोविजन नहीं था. थर्ड है व्हाट रेमेडीज वर इमेजिन्ड बाय द पार्लियामेंट, उसकी वन में पार्लियामेंट ने क्या रेमेडीज उसकी इमेजिन की. फोर्थ है रियल रीजन ऑफ रेमेडीज, रेमेडीज का रियल रीजन क्या था. तो हमारा आंसर होगा फिफ्थ ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. ये सारे एस्पेक्ट्स लिए जाएंगे हिडन्स केस में, सॉरी मिसचीफ रूल में. रिगार्डिंग लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग. रॉन्ग स्टेटमेंट आपको देखना है रिगार्डिंग लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन. देखिए द वर्ड्स शुड बी गिवन देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. रिगार्डिंग लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कौन सा रॉन्ग है, तो देखिए फर्स्ट कहता है कि वर्ड्स को उनका नेचुरल या ऑर्डिनरीली मीनिंग देना चाहिए. ठीक है. ये नहीं देखना कि क्या कॉन्सिक्वेंस है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस. सेकंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टेट्यूट्स शुड बी नोन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स. ये भी सही है कि जो वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं उनको ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर यूज किया जाना चाहिए. थर्ड देखिए द कोर्ट्स हैव राइट टू अमेंड करेक्ट और चेंज द लैंग्वेज ऑफ एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. कोर्ट्स के पास राइट होता है कि वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ है उसकी लैंग्वेज में कोई अमेंड कर सकती है, करेक्ट और चेंज कर सकती है. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कोर्ट लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ उसको इंटरप्रेट करने का राइट होता है. ठीक है. फोर्थ देखिए द जुडिशरी कैन नॉट गिव एनी हेल्प relating to defective language or sentence of the acts made by legislature. देखिए जुडिशरी कोई हेल्प नहीं दे सकती अगर डिफेक्टिव लैंग्वेज है सेंटेंस की या कोई डिफेक्टिव सेंटेंस है एक्ट में. ठीक है. इफ़ देयर रिमेंड सम एरर्स और डिफेक्ट्स, यदि कोई एरर या डिफेक्ट रह गया देन द कोर्ट्स कैन नीदर मेक इम्प्रूवमेंट नॉर कैन दे ऐड और सब्सट्रैक्ट. ना तो कोर्ट इम्प्रूवमेंट कर सकती है ना ही उसमें कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती है. अब है क्वेश्चन नंबर 105. फ्रॉम द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट सच एम्बिगियस अनरीजनेबल मीनिंगलेस फ्रॉडुलेंट unclear or unjust results consequences occur which shows that it could not have been intention of legislature. दोबारा देख लीजिए एक बार. From original language of statute such ambiguous unreasonable meaningless fraudulent unclear or unjust results consequences occur which shows that it could not have been the intention of legislature. मतलब कि जो ओरिजिनल एक्ट है उसी से इस टाइप के फ्रॉडुलेंट अनक्लियर मीनिंगलेस एम्बिगस मीनिंग निकल रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी. तो देन विच रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन शुड बी अडॉप्टेड, तो ऐसे में कौन सा रूल अडॉप्ट किया जाएगा, गोल्डन रूल. ठीक है. गोल्डन रूल अडॉप्ट किया जाएगा. नेक्स्ट देखिए 106. रिगार्डिंग बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग statements which statement are correct. देखिए फर्स्ट when the words or language of the statute is clear and unambiguous then only literal and grammatical interpretation should be done. ये क्या कर रहे हैं, जबकि हमें इसमें देखना है बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. जबकि स्टेट्यूट्स के वर्ड्स और लैंग्वेज क्लियर हो या अनएम्बिगियस हो तो उसका लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग ले लिया जाना चाहिए. सेकंड देखिए व्हेन देयर आर मोर देन वन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट एंड इट हैज़ बीन इनेक्टेड
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स और सर्टेन क्लास, किसी सर्टेन ग्रुप या क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इनेक्ट किया गया है, देन दैट मीनिंग शुड बी असर्टेन विच इज़ बेनिफिशियल और एडवांटेजियस टू सच ग्रुप और क्लास। तो वही मीनिंग लिया जाना चाहिए जो कि उस ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है। देखिए मोर देन वन मीनिंग है किसी लैंग्वेज का या किसी वर्ड का, और किसी पर्टिकुलर किसी ग्रुप को या क्लास के लिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो वही मीनिंग लिया जाना चाहिए जो कि बेनिफिशियल है उस ग्रुप के लिए या क्लास के लिए। थर्ड है, इफ़ द नेचुरल meaning of the words are unable to fulfill objects of that statute, then wider meaning may be given to them। यदि एक है नेचुरल मीनिंग जो है स्टेट्यूट्स का वो अनेबल है कि उसके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करें, तो उसका वाइडर मीनिंग दिया जा सकता है। इफ़ दे आर एबल टू टेक वाइडर मीनिंग, यदि ऐसा संभव हो, तो हमारा क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ देम। ठीक है, बेनिफिशियल में बेनिफिशियल तरीके से बात की जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 107, if in a statute whose object is to give benefit to the persons of certain class or group, there is an ambiguous provision or which has double meaning, and from them one meaning is the protector of that interest and the other destroys that interest, then that meaning shall be ascertained which protects the interest। whose quotation is this? तो ये कोटेशन किसका है, मैक्सवेल का। दोबारा देखिए, यदि किसी स्टैट्यूट में क्या है जिसका ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन क्लास या ग्रुप के पर्सन्स को बेनिफिट देना है, और वहाँ कोई एक एम्बिगस प्रोविजन है जिसका डबल मीनिंग है, जिससे एक मीनिंग तो क्या है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरा इंटरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ऐसा मीनिंग असर्टेन करना है जो कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ये कोटेशन किसका है, मैक्सवेल का है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। मतलब कौन सा है जो कि रूल का लिमिटेशन है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जो टैक्सिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का जो रूल है उसका लिमिटेशन। देखिए इन टैक्सिंग इंस्टीट्यूट्स one has to look merely at what is clearly said। टैक्सिंग इंस्टीट्यूट्स में उसी चीज़ को देखा जाता है जो कि क्लियरली कहा गया है। सेकंड देखिए, टैक्स शुड नॉट बी इम्पोज्ड अनलेस द वर्ड्स अनएम्बिगुअसली इम्पोज टैक्स। ठीक है, जब तक टैक्स नहीं लगाया जाएगा जब तक कि अनएम्बिगुअसली टैक्स को इम्पोज नहीं किया जा रहा है, मतलब क्लियरली बोला जाए कि टैक्स लगेगा तभी लगेगा। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय इन्फेरेंस, इन्फेरेंस के द्वारा कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता। इफ़ द इंटेंशन टू लेवाई द टैक्स इज क्लियर बाई वर्ड्स इट विल बी इम्पोज्ड। इफ़ द इंटेंशन टू लेवाई टैक्स को लेवाई करने का इंटेंशन क्लियर है वर्ड्स के द्वारा, तो यह इम्पोज कर दिया जाएगा। तो ये इसका लिमिटेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये चीज़ एज इट इज़ अप्लाई नहीं होगी। इंटेंशन है लेकिन वहाँ एज इट इज़ बोलना चाहिए वर्ड्स के द्वारा कि आपको यहाँ अप्लाई करना है टैक्स, वहीं किया जाएगा। ओनली इंटेंशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज मीन्ड बाई इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट। देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बाय पार्लियामेंट, बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बाय द कोर्ट्स। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मीनिंग क्या होता है, कोर्ट्स के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, कोर्ट्स के द्वारा स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन होता है, यही होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। फोर्थ ऑप्शन आपका बाय राज्यसभा, तो मीनिंग क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन बाय कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एड टू द कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एड, कौन सा इंटरनल एड नहीं है टू द कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। देखिए लॉन्ग टाइटल ऑफ एन एक्ट, ये एक एक्ट का पार्ट होता है। इलस्ट्रेशन भी एक एक्ट का पार्ट होता है। मार्जिनल नोट्स अपेंडेड टू ए सेक्शन। ठीक है, मार्जिनल नोट्स जो कि सेक्शन के अपेंडेड दिए जाते हैं। और प्रियम्बल ऑफ ए स्टैट्यूट। देखिए अब मैं आपको इसमें समझाती हूँ क्या होता है। एक्ट है, एक्ट को जब लिखा गया उसके अंदर लॉन्ग टाइटल एक लिखा गया, उसका एक पार्ट बनाया गया। इलस्ट्रेशन एक्ट का पार्ट होता है, प्रियम्बल भी किसी स्टैट्यूट का एक्ट का पार्ट होता है। लेकिन जो मार्जिनल नोट्स हैं
जो कि एक सेक्शन के साथ अपेंड किए गए हैं, वो एक्ट का पार्ट नहीं है, वो मार्जिनल नोट्स बनाए गए हैं, इसलिए ये नॉट एन इंटरनल एड, इसमें मार्जिनल नोट्स आएंगे। ओके, तो ये थे हमारे टोटल 110 क्वेश्चंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के। यहाँ हमारा कंप्लीट एमसीक्यू हो जाते हैं इस एक्ट के। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं नया कोई एक्ट लेकर आऊँगी। ये सारे ही एक्ट मैं जुडिशरी एग्ज़ाम और अदर जो लॉ एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड बना रही हूँ, क्योंकि आपको आरजेएस और जो अदर लॉ एग्ज़ाम्स हैं और भी स्टेट्स के, उनमें हेल्प करेंगे जिनमें भी ये एक्ट आते हैं। तो लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।